नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से अक्सर हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्जाम की बात कीजिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, कोई स्टेट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो घास के मैदान हैं वो होते क्या हैं, ग्रासलैंड्स होते क्या हैं, किस कॉन्टिनेंट में कौन सा घास का मैदान हमें देखने को मिलता है, किसकी क्या विशेषता है, ठीक है, घास के मैदान होते क्या हैं, आखिर ऐसी कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन होती हैं जहां पर घास के मैदानों का निर्माण होता है। तो हर एक एस्पेक्ट से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट में एक एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का सेशन भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़कर की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की या फिर इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बैचेस मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस हैं। इसके अलावा लाइव बैचेस भी आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर मुझसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी ऐप में देखने को मिलते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का फीचर मिलता है, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, लगभग 1 साल की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप एक बार विजिट जरूर कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन को। ठीक है, बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, सभी आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीएस का फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा जिसका नाम आरंभ है। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है सीजीटी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन। जो भी हमारे करंट के वीडियो आते रहते हैं यूट्यूब पर, उसकी जो पीडीएफ है आपको यहां से ही मिलती है। तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स अवेल करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक की ओर चलते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आखिर हम समझ लेते हैं कि जो घास के मैदान हैं ये ऐसी क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है जहां पर ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो घास के मैदानों की यदि मैं बात करूं, ग्रासलैंड की यदि मैं बात करूं, तो ये मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल या फिर जो डेजर्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वन होते हैं, ठीक है, वनों की बीच की अवस्था होती है। ठीक है, मरुस्थलों और वनों की बीच की कंडीशन होती है घास के मैदान। मतलब क्या है इसका, आपको पता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहां पर मरुस्थलों का निर्माण होता है, डेजर्ट का निर्माण होता है। थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, इस पर भी सेपरेट लेक्चर मेरा है, आपको मिल जाएगा मेरी ज्योग्राफी बाई साहू सर वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो जहां ना तो इतनी कम वर्षा हो रही है कि मरुस्थलों का निर्माण हो जाए, ना ही इतनी अधिक वर्षा हो रही है कि वनों का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो इनकी बीच की कंडीशन सामान्यतः 20 से 40 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा हमें देखने को मिलती है वहां पर घास के मैदानों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है कि वनों और मरुस्थलों के बीच का एक प्रकार से संक्रमण क्षेत्र है ना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब इसको और अच्छे से समझना हो तो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। जैसे मान लीजिए ये है ना, यहां पर यदि मैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय मान लीजिए सदाबहार वन का क्षेत्र है। ठीक है, ये घने वन हो गए, है ना, डेंस वन पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र हो गया। ठीक है, फिर यहां पर मान लीजिए पर्णपाती वन है। ठीक है, थोड़ा सा डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगी, ऐसे वृक्ष जो कि पत्ते गिरा देते हैं अपने, है ना, तो ये हो गए पर्णपाती वन। 100 सेंटीमीटर के आसपास, 150 सेंटीमीटर के आसपास जहां वर्षा होती है ना, इसमें भी कैटेगरी होती है, अभी हमें उसमें नहीं जाना है। तो वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए मरुस्थल है कोई, है ना, यहां पर कोई मरुस्थल है। ठीक है, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो रही है, तो मरुस्थल का निर्माण हो गया। मतलब इतनी वर्षा हो ही नहीं रही है कि वहां पर वनस्पति का निर्माण हो। ठीक है, तो इसके बीच में यहां पर आपको घास का मैदान देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको बहुत कम छोटे मोटे पेड़ देखने को मिल जाएंगे। अब घास के मैदान भी बहुत प्रकार के होते हैं, कहीं आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, वृक्ष देखने को मिलेंगे थोड़ी बहुत, कहीं बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि पंपास
जो ग्रासलैंड है अर्जेंटीना में, वहां पर आपको वृक्ष ही देखने को नहीं मिलते, जबकि कुछ ग्रासलैंड्स में आपको वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। कुछ घास के मैदानों में लंबी और ऊंची घास देखने को मिलेगी, कुछ घास के मैदानों में बिल्कुल छोटी घास देखने को मिलती है। सामान्यतः जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वहां पर आपको वृक्ष भी देखने को मिलेंगे और बड़ी बड़ी घास भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई थिंक आप घास के मैदान के बारे में समझ गए होंगे कि कहां पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनकी यदि हम बात करें कितने प्रकार के ये होते हैं, तो इसके लिए मैं मैप में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक ग्लोब बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा ग्लोब हो गया 0 डिग्री 23.5 डिग्री, है ना। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, है ना। कर्क रेखा मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल रीजन इसको हम बोलते हैं, जो कि पृथ्वी का सर्वाधिक टेम्परेचर प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर जो घास के मैदान होते हैं इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अभी हम मैप में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय है। एक दो एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे कि यहां पर आपको सवाना दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको लानोस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कर्क और मकर के बीच वाले। फिर यहां पर आप जाएंगे 66.5 23.5 से 66.5 वाले रीजन में लगभग, तो यहां पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड से आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां पर पंपाज हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, यहाँ पुष्टाज हो गया, है ना, प्रेरीज हो गया। तो ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं 23.5 और 23.5 के बीच वाले, है ना, कर्क और मकर के बीच वाले, तो यहां पर सामान्यतः आपको क्या घास अधिक देखने को मिलेगी, थोड़ा ऊंची बड़ी घास देखने को मिलेगी, पेड़ झाड़ियां थोड़ा अधिक देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, वर्षा अपेक्षाकृत ज्यादा है ना। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहां पर आपको घास छोटी देखने को मिलेगी, जो वृक्ष हैं बिल्कुल कम देखने को मिलेंगी, घास मुलायम देखने को मिलेगी, छोटी घास देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर भी कम है और रेनफॉल भी कम है। ठीक है, तो यहां पर एक बार आप देख लेते हैं ये वर्ल्ड मैप में। यहां पर देखिए, यहां से कर्क रेखा गुजरती है, हमारा भारत है ना, ये भारत के बीचों बीच से यहां पर एक अंदाज से मैं बना रहा हूं, ये कर्क रेखा है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये यहां से, ठीक है, यहां से ये विषुवत रेखा गुजर रही है। ठीक है, और यहां से यदि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, है ना, अंदाज से मैं बता रहा हूं, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो ये घास के मैदान है इनको हम उष्णकटिबंधीय बोलेंगे। सवाना हो गया, यहां पर लानोस हम देखेंगे, सेल्वास देखेंगे। ठीक है, और यहां पर जो आपको ये ऊपर देखने को मिल रहे हैं इनको हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहां पर। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, घास की आखिर डेफिनेशन क्या है ना। घास जो ग्रास होती है ये क्या होती है, ठीक है, आखिर घास क्या होती है, ग्रास क्या होती है। तो यदि घास को आपको समझना हो कि आखिर घास क्या होती है, ग्रास क्या होती है, तो 2 पॉइंट आपको समझना जरूरी है। पहला पॉइंट ये कि एक जो ऐसा पौधा है ना, ऐसा पौधा जिसका जो तना होता है ना, जिसका तना लचीला होता है ना, लचीला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, घास बोलते हैं। और एक और पॉइंट, जिसके तने में, जिसके स्टेम में गांठ हो, है ना, गांठ, जिसके तने में गांठ हो। आपने देखा होगा जो घास होती है उसमें बीच में हमें गांठ देखने को मिलती है ना। आपको मैं यहाँ मैप में ले चलता हूं, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये देखिए ये एक घास है, तो बीच में आपको यहाँ पर गांठ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये गांठ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जिसका तना कमजोर हो और जिसकी तने में गांठ देखने को मिलती है, ये सामान्यतः घास कहलाती है ना। तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष भी होते हैं जिनके तने में हमें गांठ देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे चावल, ठीक है, और गेहूं, इनकी जो फसलें होती हैं इनमें भी आपको गांठ देखने को मिलती है। तो क्या ये फसलें भी घास के अंतर्गत आएंगी? बिल्कुल। ठीक है, चावल ये गेहूं की जैसे फसल है। ठीक है, तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर जितनी भी फसलें जिनमें गांठ देखने को मिलती है, जिनके स्टेम में, तने में, वो भी घास के अंतर्गत आती है। यहां पर गन्ना देख लीजिए, है ना, इसमें भी ये गांठ देखने को मिल रही हैं, तो ये भी घास के अंतर्गत आ जाता है। बैम्बूस ग्रास होती है और ये बैम्बूस को देखिए यहां पर भी आपको गांठ देखने को मिलेगी, तो ये भी घास के अंतर्गत ही आता है। एग्जाम में आ सकता है, खासतौर पर सिविल सर्विसेज लेवल के जो एग्जाम है वहां पर पूछा जा सकता है कि क्या बांस एक घास का एग्जाम्पल है, क्या चावल की फसल एक घास का एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल हाँ, ये भी घास के अंतर्गत ही आती है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक एक करके हम ये घास के मैदान के कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसके वृक्ष आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ये आपको सवाना घास के मैदान है। ठीक है, जहां पर आपको वृक्ष भी ज्यादा देखने को मिलेंगे और घास भी दिख रही है, ये कुछ घास के मैदान है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके जो भी प्रमुख घास के मैदान है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां पर, ठीक है, ये वाला रीजन, ये कौन कौन से देश हैं? ये देश है वेनेजुएला, ये वाला देश है वेनेजुएला, और ये है कोलंबिया। ये है वेनेजुएला और ये है कोलंबिया, है ना, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है ये। ठीक है, साउथ अमेरिका, यहां पर ये है वेनेजुएला और यहां पर ये है कोलंबिया। ठीक है, यहां पर आपको लानोस ग्रासलैंड देखने को मिलता है। कौन सा? लानोस ग्रासलैंड यहां पर आपको देखने को मिलता है ना। अब ये कैसा घास का मैदान है? तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। क्या? क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। आपको पता होगा यहां से मकर रेखा गुजरती है, यहां कहीं से। ठीक है, यहां से आपको मकर रेखा गुजरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो कर्क और चूंकि मकर के ये बीच में है, इसलिए इसको हम क्या, और यहां कहीं से आपको पता है कि विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये जो है ये कैसा है? ट्रॉपिकल या फिर उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यदि आपको ये लेक्चर देखना कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, मकर रेखा कहां से गुजरती है, विषुवत रेखा कहां से गुजरती है, तो इस पर भी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखे हैं, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो गए। कोलंबिया और वेनेजुएला में लानोस ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। विशेष तौर पर याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर आप देखेंगे ये ब्राजील है ना, ये वाला जो बड़ा सा देश देख रहे हैं आप, ये सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का। तो यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है ब्राजील, है ना। ब्राजील में 3 प्रमुख घास के मैदान है। कौन कौन घास के मैदान है इसको देख लीजिए जरा। एक तो है सैराडोस, कटिंगा और कंपास, या फिर कैंपोस भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सैराडोस, कटिंगास और कंपास, ट्रिपल सी से इसको आप याद रख सकते हैं। C3 ट्रिपल सी कैसे भी आप याद रख लीजिए। सैराडोस, कटिंगास और कैंपोस, है ना, ये तीनों आपको ब्राजील में देखने को मिलते हैं। काफी महत्वपूर्ण घास के मैदान है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर भी आपको एक और देखने को मिलता है सेलवास। यहां पर आपको पता है अमेजोन नदी बहती है ना, अमेजोन नदी यहां पर बहती है। तो यहां पर आपको सेल्वास ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं अमेजोन नदी के घाटी के आसपास, जो यहां पर वेनेजुएला और ब्राजील है ना। वेनेजुएला और जो ब्राजील है, यहां पर खास तौर पर आपको बोलीविया और ब्राजील जो है ना, वहां पर आपको सेल्वास ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं अमेजोन नदी की घाटी के आसपास, और ये भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है, ये भी कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अगला जो है वो है अर्जेंटीना में, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। ठीक है, यहां पर आपको पंपास ग्रासलैंड देखने को मिलता है। पंपास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पंपास ग्रासलैंड कहां? साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कहां देखने को मिलता है? अर्जेंटीना में हमें देखने को मिलता है। यहां पर आपको वृक्ष देखने को नहीं मिलते, बहुत ही रेयर वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है? तो पंपास है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में इतने ही याद रख लीजिए। एक सेल्वास यहां पर मेंशन नहीं किया है, वो आप कर लेना। अमेजोन बेसिन यहां पर आप लिख लेना। ठीक है, ब्राजील में इसको ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। और ये कैसा है? पंपास कैसा है? यहां से आपको पता है मकर रेखा निकलती है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, टेम्परेट है ना, मतलब ठंडा वाला घास का मैदान है ये। ठीक है, ऊपर वाले कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल, और नीचे वाला ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए वेनेजुएला, कोलंबिया में लानोस ग्रासलैंड है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि कर्क और मकर के बीच में है। ब्राजील में ट्रिपल सी, C3 का फॉर्मूला याद रख लीजिए। सैराडोस, कटिंगा और कंपास, कैंपोस, ये C3 के नाम से आपको ब्राजील में ही देखने को मिलते हैं। कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, सेल्वा से याद रख लीजिएगा अमेजोन बेसिन, इसके साथ साथ ब्राजील और बोलीविया, ये कंट्री आप नोट डाउन कर लेना सेल्वास के लिए। और यहां पर पंपास अर्जेंटीना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंपास, कंपास बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, आई थिंक याद हो गए होंगे। ठीक है, एक लास्ट जो बचा है वो है ये ग्रैंड चैको, है ना, ग्रैंड चैको ग्रासलैंड। ये भी आपको साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ही यहां पर देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे अर्जेंटीना वाले रीजन के आसपास ही देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों के ही अंतर्गत आ जाता है ग्रैंड चैको ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये सभी आप याद रख लीजिएगा, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस ग्रासलैंड देखने को मिलता है। इसके नीचे ब्राजील में CCC3 के नाम से आप याद रख सकते हैं, सेराडोज, कटिंगा और कैंपोज, ये 3 देखने को मिलते हैं। ये सभी कैसे हैं, ये उष्ण कटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसके नीचे पंपास आप देखेंगे अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलता है, शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड देखने को आपको यहां पर मिलता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मल्टीपल टाइम ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसको हम बोलते हैं सवाना। ठीक है, सवाना घास का मैदान, ये आपको कहां, यहां पर आपको पता होगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये सहारा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल है। यहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके ही बीच में यहां पर आप देखेंगे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, मध्य अफ्रीका वाले रीजन में, सूडान के आसपास वाले रीजन में, ये पूरे, जिसको हम बोलते हैं सवाना। ये कैसे हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नीचे आप आएंगे तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गए, यहां पर आपको वेल्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेल्ड ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं साउथ अफ्रीका के अंतर्गत। तो यहां पर आपको 2 ही याद रखने हैं, एक तो मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में सवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और यहां पर सहारा डेजर्ट के बीच में। इसके अलावा यहां पर आपको वेल्ड देखने को मिलते हैं जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है और यहां पर कनाडा और यूएसए के बीच में आपको एक ग्रासलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, इसको हम बोलते हैं प्रेरी। क्या बोलते हैं, प्रेरी। अब आपको पता है यहां से कर्क रेखा निकलती है मैक्सिको से, है ना, तो कर्क रेखा के ऊपर है तो कैसा होगा, शीतोष्ण होगा, है ना, शीतोष्ण घास का मैदान होगा, ठंडा घास का मैदान होगा। काफी महत्वपूर्ण ये घास का मैदान है, मल्टीपल टाइम यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो घास का मैदान है, गेहूं उत्पादन, ठीक है, मक्का उत्पादन, सोयाबीन उत्पादन, ठीक है, सोयाबीन उत्पादन, पशुपालन, ठीक है, इन सभी के लिए मांस उद्योग, मांस प्रसंस्करण उद्योग, इन सभी के लिए काफी ज्यादा विख्यात है। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखा। इसे विश्व का धान्यगार भी बोलते हैं, विश्व का धान्यगार। ठीक है, धान्यगार भी यहां पर हम बोलते हैं क्योंकि फसलों का यहां पर अच्छा खासा हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है, खासतौर पर वीट का, गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा होने के कारण इसको विश्व का धान्यगार भी बोलते हैं। साथ ही साथ चूंकि कोई भी घास का मैदान होगा तो वहां पर आपको पशुपालन जरूर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पशुओं के लिए चरने के लिए बहुत सारा चारा है, घास है, उनके खाने की कोई कमी नहीं है। तो जब वहां पर पशुपालन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर दुग्ध उद्योग या फिर डेयरी से संबंधित उद्योगों का वहां पर विकास होगा, मांस प्रसंस्करण उद्योग का वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये अच्छा एग्जाम्पल है। यहां पर आपको प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है फसलों का, यहां पर आपको मांस प्रसंस्करण उद्योग भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पशुपालन भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। घास के मैदान, यदि किसी क्षेत्र में विशाल घास के मैदान है तो उन घास के मैदानों से आप उस देश की इकोनॉमी तक भी पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यूक्रेन, अभी हम पढ़ेंगे, यूक्रेन में स्टेपी ग्रासलैंड्स है ना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में वहां पर एक खास प्रकार की भेड़ देखने को मिलते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो यदि आप देखेंगे कि यूक्रेन को खासतौर पर गेहूं की डलिया भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर उस घास के मैदान को उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड में चेंज कर दिया, वहां पर गेहूं की फसल काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में वहां पर भेड़ पाली जाती है, मैरिनो भेड़ एक खास प्रकार की भेड़ है जो कि पूरी ऊन से, मैरिनो ऊन से लदी हुई होती है। तो वहां पर ऊन, उस खास प्रकार के ऊन जो कि अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है, उसके प्रोडक्शन में काफी आगे है। ठीक है, तो यहां से आप उस देश की इकोनॉमी तक भी पहुंच सकते हैं। तो प्रेरी याद रखना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, कनाडा यूएसए के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, है ना। आगे देखते हैं, आगे आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर एक देश है हंगरी, ये यूरोप कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर पुस्टाज घास का मैदान देखने को मिलता है, पुस्टाज ग्रासलैंड देखने को मिलता है। स्टेपी अभी हम देखने को मिलेंगे, ये जो यूरेशिया वाला हिस्सा, यूरोप और एशिया वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला। यहां पर आपको कजाकिस्तान, हंगरी, यूक्रेन वगैरह देखने को मिलता है ना। जो
रशिया का एशिया में हिस्सा है, ये देखने को मिलता है यूरेशिया वाला हिस्सा। तो यहाँ पर आपको एक घास का मैदान देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेपीज, है ना, स्टेपी ग्रासलैंड देखने को मिल रहा है रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, इन क्षेत्र में। तो ये भी कैसा है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यूरेशिया वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन जो है इसने जो ये ग्रासलैंड वाला रीजन है स्टेपी, इसने पूरा एग्रीकल्चर लैंड में उसको चेंज कर लिया है और गेहूं का अच्छा खासा यहाँ पर प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। इसी के चलते इसको हम रोटी की डलिया भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई, ठीक है। चलिए अगला बोलते हैं। अगला है यहाँ पर डाउन्स। यह भी है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर डाउन्स ग्रासलैंड आपको देखने को मिलते हैं। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ पर एक खास प्रकार की भेड़ हमें देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं मैरिनो भेड़, है ना। ये देखिए पूरे ऊन से लदी हुई होती है और इसका जो ये ऊन होता है काफी उच्च गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है और इससे काफी सारी चीजें बनाई भी जाती हैं, है ना, ऊन वाले जो कपड़े वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है इस मैरिनो ऊन के उत्पादन में, प्रोडक्शन में काफी आगे है। तो उसका रीजन क्या है, यही ग्रासलैंड, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कहीं पर किसी देश में घास के मैदान है तो आप उस देश की इकोनॉमी तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको डिस्कस कराया, एक बार हम फटाक से यहां पर रिवीजन भी कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा बस, चलिए, ठीक है। ये देखिए एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गई, है ना। यहां से आप देखेंगे ये इस वाले रीजन से ये विषुवत रेखा है, ठीक है। और यहां से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से इस क्षेत्र से हमें मकर रेखा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे ब्राजील और वेनेजुएला, कोलंबिया में देखे थे सवाना, ठीक है, ये सब कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय हैं। बाकी यहाँ पर पंपास हो गया, डाउन्स हो गया, प्रेरी हो गया, स्टेपीज हो गया, ये कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, ठीक है। फटाफट हम इनको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। यहां से चलते हैं, यह है भैया प्रेरी, है ना, यहां से कर्क रेखा गुजर रही है, तो कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। गेहूं के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में, पशुपालन में, मांस प्रसंस्करण उद्योग में इसका काफी योगदान है इस घास के मैदान का, ठीक है। इसी के नीचे हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से हमें विषुवत रेखा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दो देश हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया। यहाँ पर लानोस ग्रासलैंड्स हैं, उष्ण कटिबंधीय। ट्रिपल सी हमें ब्राजील देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रिपल सी के फॉर्मूला से आप याद रख लेना। पंपास आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलते हैं। सेल्वास भी याद रख लेना, अमेज़न रिवर के आसपास, मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर वेल्ड, यहाँ से मकर रेखा निकलती है, मकर रेखा के चूंकि नीचे है तो उष्ण कटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। सवाना कर्क और मकर रेखा में गर्म क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है। डाउन्स मकर रेखा के नीचे हमें देखने को मिलता है। मैरिनो भेड़ मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। स्टेपीज ये यूरेशिया वाले रीजन में, पूरा कजाकिस्तान, यूक्रेन वगैरह, मंगोलिया के आसपास क्षेत्र वाले में, ठीक है। यहाँ पर स्टेपीज है, यहाँ पर यूक्रेन, और ये सभी आप याद रख लेना, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर एक और है कैंटेबरी ग्रासलैंड है, न्यूजीलैंड में, है ना, कैंटेबरी ग्रासलैंड, तो ये न्यूजीलैंड में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आई थिंक आपका रिवीजन हो गया होगा, सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। कुछ महत्वपूर्ण भी यहाँ पर फैक्ट हैं। विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर घास के मैदान है, लगभग 40% पर घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की सबसे महत्वपूर्ण फसल, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वहां पर गेहूं, मक्का और सोयाबीन की फसलें हमें खास तौर पर देखने को मिलती हैं। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान कौन सा है, तो पंपास में आपको वृक्ष देखने को नहीं मिलते, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। प्रेरी को विश्व का धान्यगार भी बोलते हैं गेहूं के प्रोडक्शन के कारण, यह भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। भारत में कितने प्रकार की घास पाई जाती है, तो भारत में आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, है ना, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में बुग्याल, पयाल, तो ये घास के मैदान भारत में भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो PYQs है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां है, सवाना हमने पढ़ा था अफ्रीका में, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जो डेजर्ट है, अफ्रीकी डेजर्ट, और उसके नीचे जो वर्षा वन है, उसके बीच में ही आपको देखने को मिलता है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। शिकारियों के लिए काफी ज्यादा ये फेमस है।
दक्षिण अमेरिकी का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, दक्षिण अमेरिकी साउथ अमेरिका का, मैंने बताया था पंपास, अर्जेंटीना में। यहां पर एक खास प्रकार की अल्फा अल्फा घास भी पाई जाती है, अल्फा अल्फा घास भी पाई जाती है। ये भी आपको खास तौर पर नोट डाउन करना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर काफी पोषक घास ये होती है ना, पोषक तत्वों से भरपूर ये घास होती है, और इसी के चलते यहाँ पर पशुपालन भी होता है। जितने भी घास के मैदान है वहां पर पशुपालन तो आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। खासतौर पर यहां पर याद रखना अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास नहीं है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, चलो देख लेते हैं भैया। पंपास तो शीतोष्ण ही है, नीचे है मकर रेखा के, ठीक है। वेल्ड कहां है भैया, वेल्ड, वेल्ड हमें दिखा था दक्षिण अफ्रीका में, मकर रेखा के नीचे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, मकर रेखा के नीचे। सवाना ये ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो ये शीतोष्ण नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय है। निम्न में से किस एक में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्जेंटीना, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं लिखा रहे उसको आपको मार्क कर लेना है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही बात है। पंपास दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल सही है। स्टेपीज यूरेशिया, यूरोप और एशिया, सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में हमें डाउन्स देखने को मिलता है, जो कि मैरिनो भेड़ों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर दो सूचियां दी गई हैं और इनको आपको मैच करना है ना। लानोस, लानोस हमने देखा था भैया दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा पहले का, यहां पर ऑप्शन नहीं है, बस मैच कर लीजिए आप, है ना। स्टेपीज, स्टेपीज कहां देखने को मिलेंगे हमें? स्टेपीज हमें यूरोप और एशिया में, यूरेशिया में देखने को मिलेंगे। तो पहले का हो जाएगा भैया 4, दूसरे का हो जाएगा 3, यहां ऑप्शन नहीं है। प्रेरीज हमें कहां देखने को मिलते हैं? प्रेरीज हमें नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा 1, है ना। मन से ऑप्शन बना लीजिए। और वेल्ड हमें अफ्रीका के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो 4 3 2 1 यहां पर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस प्रकार से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहां पर आपको बताना कौन सा राइट है। केन्या कंपास, ठीक है, ये तो भैया नहीं है ना। अर्जेंटीना पंपास, ये सही है। वेनेजुएला सवाना, वेनेजुएला सवाना ये भी नहीं है, ये अफ्रीका में देखने को मिलता है। यूएसए निकोशिया, ये भी नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला राइट हो जाएगा, इस ये वाला सही मैच है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कैंपोस या फिर कंपास उत्तरी ब्राजील, ठीक है। लानोस वेनेजुएला, ये ठीक है। पंपास चिली, ये नहीं है। सेल्वास दक्षिणी ब्राजील, जो सेल्वास है ये दक्षिण, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कैंपोस, कैंपोस भी जो है ये दक्षिण ब्राजील में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लानोस वेनेजुएला, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। लानोस जो है ये वेनेजुएला में हमें देखने को मिलता है, जबकि जो कैंपोस है ये दक्षिणी ब्राजील में हमें देखने को मिलता है। सेल्वास मैंने आपको बताया था, ये अमेज़न रिवर बेसिन जो है वहां पर हमें देखने को मिलता है। अगला है, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो हमने देखा था स्टेपीज जो है ये कहां देखने को मिलते हैं, ये हमें यूरेशिया वाले क्षेत्र में, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यहां पर हमें देखने को मिलते हैं स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगला है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़ी शिकारियों की भूमि कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना। इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं अफ्रीका में, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बड़ी शिकारियों की भूमि। ठीक, तो दोस्तों ये हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आई थिंक आपका जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।